हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देर इकोनॉमिक क्लासेस के इस नए लेक्चर पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेग्रांज का रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। ये हम पढ़ने वाले हैं, हमारा यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखिए, लेग्रांज रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, मतलब कि पी एक्स वाई जेड प्लस, और यहाँ पे P रहेगा। P मतलब कि ये वाला जो P है, स्मॉल p है, स्मॉल p का मतलब क्या है? डेल z डिवाइड बाई डेल x। स्मॉल q का मतलब क्या है? डेल z अपॉन डेल y। और इस q जो है यहाँ पे, वो भी फंक्शन है x y z का। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल q, और r जो है फंक्शन है x y z का। ठीक है, तो अगर ये वाला फॉर्म अगर हमें मिलता है तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? लेग्रांज रैखिक समीकरण या लेग्रांज रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, ये हो गया हमारा रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का प्रामाणिक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना है। अब देखिए, इसके साथ में एक चीज याद रखना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। ठीक है, लेग्रांज का सहायक समीकरण, ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू, कैपिटल क्यू है, कैपिटल पी है, और dz अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, p के मल्टीपल में जो वैल्यू रहेगा, q के मल्टीपल में जो वैल्यू रहेगा, और r में जो वैल्यू रहेगा, उसको हम इसके डिवाइड में लिखेंगे, और वहां से हम कांस्टेंट निकालेंगे। हमारे पास निकलेगा C1 C2 C3 जो भी निकलता है, तो हम दो कांस्टेंट बस निकालेंगे। कांस्टेंट के इक्वल में जो भी वैल्यू आता है वेरिएबल, उसका वैल्यू, उसको हम u मान के चलेंगे, दूसरे को v मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए, एग्जांपल हमारा, एग्जांपल हल कीजिए कि एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ये दिया हुआ है आपके पास में, क्वेश्चन है, इसको हल करना है हमें। यहां से हमें फंक्शन के फॉर्म में इसका आंसर को लाना है। ठीक है, तो यहां सहायक समीकरण निम्न है। मैंने बताया था अभी, सहायक समीकरण क्या होता है? dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन r। और लेग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r। P इक्वल टू क्या है? यहाँ पे एक्स जेड है। P इक्वल टू क्या है? P इक्वल टू एक्स जेड हो गया, Q इक्वल टू वाई जेड हो गया, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा। तो देखो, dx अपॉन p, p की जगह पे हमने क्या रख दिया? एक्स जेड रख दिया। dy अपॉन क्यू, क्यू की जगह पे जेड वाई रख दिया, और dz अपॉन r होता तो r की जगह पे एक्स वाई हमने रख दिया। कहां से? इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, हमारा लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेग्रांज का सहायक समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रथम दो सदस्यों को लेने पर, मतलब कि फर्स्ट टू मेंबर्स को यहां से उठा लेंगे, अलग कर लेंगे। तो दो सदस्यों को लेते हैं तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन, इन दोनों को लेते हैं ना, तो क्या मिलेगा? dx अपॉन एक्स जेड इक्वल टू dy अपॉन जेड वाई। ठीक है, तो z और z यहां से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को? इंटीग्रेशन यहाँ पे प्लस कांस्टेंट c1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? x 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/y का इंटीग्रेशन इक्वल टू log y, और प्लस c1। इसको log c1 नाम दे देते हैं। ठीक है, log c1 दे देते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट को log c1 ले लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? इसको पक्षांतर किया तो लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ पे log x माइनस log y इज इक्वल टू log c1। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, log x माइनस log y का क्या होता है? log x डिवाइड बाई y होता है, इक्वल टू log c1। log और log कैंसिल हो जाएंगे एंटी लॉग लगाने से, या फिर e के पावर लगाने पर। तो क्या बच जाएगा हमारे पास में? x अपॉन वाई इज इक्वल टू c1। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू, या ऐसा कह दें, इसमें हमारे पास निकल गया u। इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं u। हमें क्या निकालना है? फाई u v इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट जो निकलेगा उसको हम v मान लेंगे। तो अंतिम दो सदस्यों को लेने पर, अंतिम दो सदस्य मतलब इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कट जाएगा? y और y कट गया, तो क्या मिला? dy अपॉन जेड इक्वल टू dz अपॉन एक्स।
तो देखो x की वैल्यू किसके इक्वल है, हम अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा c1y। तो x जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, c1y के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे c1y रख दिया। तो dz अपॉन z हो गया इक्वल टू dz अपॉन y हो गया। कह दो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं तो क्या मिलेगा, c1y इंटू डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड, और इसको पक्षांतर कहते थे लेफ्ट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन कहते हैं यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो कांस्टेंट मिल जाएगा, पूरे इक्वेशन में इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस हम c2 कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, c2 डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट लेते हैं, ताकि यहाँ पे जो 2 मिलेगा वो उससे कट जाए। देखो जब y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस z का इंटीग्रेशन करेंगे तो z स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे c1 है इक्वल टू क्या है, c2 डिवाइड बाई 2। पूरे इक्वेशन से 2 को डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, c1y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू c2, ठीक है, c1y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू c2। अब यहाँ पे c1 की वैल्यू किसके इक्वल है, वैल्यू जो है x अपॉन y के इक्वल है, ठीक है, c1 की वैल्यू जो है x अपॉन y के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे रख दिया x अपॉन y, इसके इंटू में क्या है y है, तो ये जो y है और ये जो y है कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। इसको c1 को हमने माना था u और इसको मान लेते हैं v, u एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे रख दो उस वैल्यू को, u की जगह पे u को, तो u इक्वल टू क्या है, x अपॉन y है, या फिर c1 भी रखोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे c1 c2 भी मान सकते हैं हम, c1 c2। तो c1 इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन y आ गया, और c2 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स वाई माइनस जेड आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, यही हमारा अभिष्ट हल है, अभिष्ट व्यापक हल है, ठीक है। देखिए आगे हल कीजिए, वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब हम इसको मान लेते हैं पी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड, आर हो जाएगा, जेड नहीं होगा, तो P इक्वल टू हमें क्या मिला, P इक्वल टू वाई जेड, Q इक्वल टू जेड एक्स, और R इज इक्वल टू एक्स वाई मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं लैग्रांज का सहायक समीकरण क्या होता है, dx अपॉन P इक्वल टू dy अपॉन Q इक्वल टू dz अपॉन R। तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, dx अपॉन P की वैल्यू yz है तो yz आ गया, dy अपॉन Q की वैल्यू क्या है, zx है, और R की वैल्यू dz अपॉन xy है, ठीक है। तो सभी की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे ये सहायक समीकरण हमें मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों सदस्यों को पहले ले लेते हैं। जब इन दो सदस्यों को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये z और ये z कट जाएगा, और ये वाला जो x है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x आ गया, ये y जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y आ गया यहाँ पे। तो देखिए क्या हो गया, x dx इक्वल टू y dy प्लस कांस्टेंट लेंगे, अगर इंटीग्रेशन कहते हैं तो प्लस c ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया गया है, इंटीग्रेशन है dx अपॉन z तो कट गया यहाँ से प्रथम दो सदस्यों को लेने पर d, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं x dx और y dy हो गया, ठीक है। तो x dx आ गया इक्वल टू y dy आ गया प्लस c, ठीक है, कांस्टेंट मान लिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c implies that x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2c, वाई स्क्वायर पक्षांतर कह दो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम c1 मान लेते हैं, ये हो गया c1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, सेम वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है। अब इन दोनों को ले लेते हैं, यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये z इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिया गया, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म को लिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसको और इसको लेते हैं फर्स्ट थर्ड टर्म को, तो y और y कैंसिल हो जाएंगे, तो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस पक्षांतर करेंगे तो z dz का z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू c2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया c1 c2, बस उसी को फंक्शन में रख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, अभिष्ट व्यापक हल हो जाएगा, ठीक है।
फाइव वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आप इसका एक और सॉल्यूशन कर सकते थे, यहाँ पे इन दोनों को भी ले सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो y dy इक्वल टू जेड डी जेड इक्वल टू C3 मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल टू, इक्वल नहीं है ना, प्लस है, प्लस C3, तो C3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पक्षांतर कह दो इसको, और 2 को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसको विलुप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C3 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, समझ जाओ, कांस्टेंट की वैल्यू जो भी वेरिएबल आएंगे उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आया आंसर, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये अभी हमारा आंसर हो जाएगा। आप कोई भी दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए हल कीजिए x y स्क्वायर प्लस जेड p इज माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड q इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिए गए आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक समीकरण का सहायक समीकरण निम्न है, ये p हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक p, यहां से यहां तक q जो कि माइनस में है, और यहां से यहां तक r, ठीक है। तो dx अपॉन p की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड, q की वैल्यू y एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस में, और r की वैल्यू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या कहना है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चन से। देखिए हमें सबको डिवाइड को जीरो करके लाना है, अब कैसे जीरो लाना है उसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर है प्लस एक्स जेड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर और अच्छा एक्स वाई स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x का, जब इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। x का पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x का और डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स जेड था, ये भी एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे y का, तो क्या हो जाएगा, ये y और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में, कट गया दोनों, एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर जेड कट गया, यहाँ भी ये भी, और यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड पूरा कट गया, मतलब पूरा का पूरा हमें डिनोमिनेटर जीरो मिल गया। जब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन किए तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इसमें एक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसमें वाई का मल्टीप्लिकेशन, इसमें जेड का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस, अच्छा इसमें जेड का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जेड एक्स स्क्वायर पहले से ही था। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड अपॉन, इन सबको ऐड करने पर क्या मिल गया था हम लोग को, जीरो, ये जीरो आ गया। तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तीनों जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए दो काम किया गया है, एक तो पहले x का मल्टीप्लिकेशन किया गया, और दूसरा चीज एक्स वाई जेड से डिवाइड किया गया, ये फर्स्ट आ गया। कौन कौन सा, इसमें x का मल्टीप्लिकेशन करने पर, इसमें y का मल्टीप्लिकेशन करने पर, मतलब x का मल्टीप्लिकेशन x का डिवाइड, और y का मल्टीप्लिकेशन y का डिवाइड, और इसमें एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, dx अपॉन x करेंगे डिवाइड करना पड़ेगा x से, dy अपॉन y करेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा y से, और यहाँ पे dz अपॉन z करेंगे तो z से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये x कट गया, ये y कट गया, ये z कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास में, dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z, ठीक है। इन तीनों को हम ऐड किए दिए न्यूमरेटर को, तो क्या मिल गया हम लोग को, dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z, और डिनोमिनेटर में y स्क्वायर प्लस z, y स्क्वायर प्लस जेड, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कट रहा है उसको हटाए थे पहले, तो वाई स्क्वायर कट गया, जेड और जेड कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो इक्वेशन है, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन जेड अपॉन जीरो।
अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसमें इस वाले इक्वेशन को इक्वल टू 0 के बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करने पर x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर माइनस सिर्फ z रहेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करें मतलब कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, इसको c1 मान लेते हैं, ठीक है। इस 2 को पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये हट जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 को हम कांस्टेंट विलुप्त कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली हम c1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू c1, ठीक है। देखो इसको a मान लिया गया है, यहाँ पे जो हमेशा c1 मानते थे यहाँ पे कांस्टेंट a मान लिया गया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू a मान लिया गया, या फिर इसको मान लो आप c1 मानना चाहो c1 मान सकते हो, u मानना चाहो u मान सकते हो इसको। ये हो गया हमारा ये टर्म, ठीक है। इसको देख लेते हैं dx अपॉन एक्स डिवाइड अपॉन वाई dz अपॉन z, ठीक है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ये इक्वल टू 0 हो गया, समझ के चलो, तो ये log x हो जाएगा प्लस log y हो जाएगा log z हो जाएगा इक्वल टू log c2 मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है log x इंटू वाई इंटू z हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू log c2 हो गया, log log कैंसिल हो गया, क्या मिला c2 इक्वल टू एक्स वाई जेड मिल गया, ठीक है। या फिर b इक्वल टू एक्स वाई जेड मिल गया। तो फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पे u क्या मिला, हमें u मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z और v मिला एक्स वाई जेड, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए फाइव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 2z और एक्स वाई जेड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे हल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, दिया हुआ आपका समीकरण है। तो इसका लेग्रांज सहायक समीकरण क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर और क्यू की वैल्यू वाई स्क्वायर और आर की वैल्यू जेड स्क्वायर है। सबके डिवाइड में क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। प्रथम दो सदस्यों लेने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखो इसमें एक डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर मिल गया। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा न्यूमरेटर में लाएंगे तो, और इसका dx इक्वल टू y टू द पावर माइनस 2 dy इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू y टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c1, ठीक है। x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 x y टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c1 मिल जाएगा। अब माइनस इस y को पक्षांतर कह दो लेफ्ट साइड में, और इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई प्लस c1, पक्षांतर कह दो तो क्या आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू c1। माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में, और माइनस 1 को विलुप्त कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट के साथ में विलुप्त कर सकते हैं। तो क्या हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, देखो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई फर्स्ट फंक्शन आ गया। सेम वैसे जब लास्ट टू टर्म्स को लेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को लेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड, और लास्ट टू टर्म को लेंगे तो, ठीक है, लास्ट टू फ्रैक्शन को लेंगे तो 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन। एक c1 इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई और c2 इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड, प्रथम एवं तृतीय सदस्य को लेने पर, ठीक है। देखिए हल कीजिए एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन एक्स वाई। ये जो है क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है बहुत। अब देखो यहाँ लैग्रेंज के सहायक समीकरण है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई प्लस इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, इतना तो आप निकाल सकते हो किसे P प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से, ठीक है। और लैग्रेंज सहायक समीकरण क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, ये हो जाएगा। अब समीकरण एक के दो प्रथम भिन्नों को लेने पर, समीकरण एक के प्रथम दो भिन्नों को लेने पर इन दोनों को ले लिए, तो जैसे पहले निकाले थे इसके पहले वाले क्वेश्चन पे क्या मिला था हम लोग को 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू c1, सेम वही चीज यहाँ पे मिल गया 1 बाई, अच्छा हमने 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स निकाला था, ठीक है, तो उसको ले लिया यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पुनः समीकरण एक के अंतिम दो भिन्नों को लेने पर, अब इन दोनों को ले लेते हैं, यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन y आ जाएगा। यहाँ पे देखो dy अपॉन y
यहां से कटा दिए अंतिम दो भिन्नों के लिए, तो dy अपॉन वाई इज इक्वल टू dz अपॉन nxy। यहां से ये दोनों कट गया। हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखो 1 बाई वाई माइनस ए इक्वल टू क्या है, 1 बाई एक्स है। ठीक है, तो 1 बाई वाई माइनस ए इक्वल टू 1 बाई एक्स। देखो यहाँ पे डी जेड अपॉन एन एक्स है, मतलब x क्या है, 1 बाई एक्स है यहाँ पे। ठीक है, 1 बाई एक्स के फॉर्म में है x जो है यहाँ पे, और डी जेड अपॉन एन है। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 बाई वाई माइनस ए के इक्वल है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या रख दिया, 1 बाई वाई माइनस ए रख दिया। ठीक है, 1 बाई वाई माइनस ए इंटू डी जेड, और इस n को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मतलब इस y के साथ आ गया। तो n डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस ए डी जेड। ठीक है, यहां पे डी जेड और डी वाई को अलग अलग निकाल लेते हैं। देखो यहां पे एक काम कर सकते हैं कि n y डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ए वाई अपॉन वाई आ जाएगा डी जेड। ये y जो है इस y के साथ कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, यहां पर का y था, ये जो है y कट गया। तो यहां पे क्या बच जाएगा, n dy इक्वल टू 1 माइनस ए वाई इंटू डी जेड। तो इस 1 माइनस ए वाई को भी हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 माइनस ए वाई को हमने यहाँ पे रख दिया डिवाइड में, 1 माइनस ए वाई। तो n अपॉन 1 माइनस ए वाई इंटू डी वाई है। ठीक है, और एक साइड में है डी जेड। ठीक है, तो देखिए इसके बाद समाकलन करने पर, इसका हम समाकलन कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे z डी जेड ओनली। तो इसका जब समाकलन करेंगे सिर्फ z मिल जाएगा यहाँ पे, और इसका समाकलन करने पर 1 अपॉन लगभग x के फॉर्म में है। तो क्या मिल जाएगा हमको, log 1 माइनस ए वाई मिल जाएगा। ठीक है, log 1 माइनस ए वाई, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसकी यहाँ पे जो वैल्यू है उसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिवाइड में। तो जब इसको डिवाइड करके डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस ए वाई को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, डी वाई डी वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y है इसलिए y से डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 माइनस ए इंटू वन आ जाएगा, 0 माइनस वन ए इंटू वन, मतलब कि माइनस ए आ गया। और इस माइनस ए को हमने सामने में लिख दिया यहाँ पे, कि हम जब भी किसी भी वैल्यू डिवाइड करते हैं, मतलब कि साइन 5x है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं कैसे मिलता है, इसका मिल जाएगा माइनस कॉस 5x, और इसके अंदर जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करते हैं इसके डिवाइड में, मतलब डी वाई डी एक्स और 5x। तो क्या मिल जाता है हम लोग को, 5 मिल जाता है। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है अलग से 1 माइनस ए वाई की वैल्यू, उसको और डिवाइड करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें मिल गया माइनस ए मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a किसके इक्वल है, a जो वैल्यू है वो 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स के इक्वल है, और यहाँ पे n है ही। यहाँ पे भी जो a है उसको हमने रख दिया 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स के इक्वल। ठीक है, अब देखिए इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x यहाँ पे y, और इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो है देखो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे y, और ये डिवाइड बाई x माइनस वाई डिवाइड y हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, माइनस x माइनस वाई है वो क्या हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो x y है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो n x y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये जो x y है डिवाइड में था वो ऊपर चले गया, तो क्या मिल गया हम लोग को, n इंटू एक्स वाई मिल गया अपॉन y माइनस x मिल गया। ठीक है, लॉग 1 माइनस वाई इंटू 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो 1 माइनस, इसको y को हम अंदर ले जाते हैं, जब अंदर ले जाएंगे तो ये y और ये y कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इस y को यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो माइनस है इसके साथ माइनस होके प्लस हो गया, और ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि प्लस में y डिवाइड बाई x मिल जाएगा। 1 माइनस 1 कट गया और y बाई x बच गया, तो लॉग के अंदर क्या बचा, सिर्फ y बाई x बचा। ठीक है, लॉग y बाई, और प्लस b जो है कांस्टेंट लिए जब इसका इंटीग्रेशन किए हैं तब। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना इस y को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 y कट जाएगा, तो सिर्फ माइनस 1 बचेगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अर्थात v इज इक्वल टू हमें क्या मिला, कांस्टेंट b की वैल्यू कितनी मिलेगी, हम यहाँ पे जो वैल्यू है जितनी भी वैल्यू उसको लेफ्ट से ले आएंगे तो क्या बच जाएगा, z है तो z माइनस इसको भी लेफ्ट साइड ले आएंगे, n x y डिवाइड बाई y माइनस x,
log y बाई एक्स, log y डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, इक्वल टू बी हो जाएगा। तो b की वैल्यू z माइनस एन एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स इक्वल टू बी। इसको भी मान लेते u, इसको v मान लो, इसको u मान लो, ठीक है, और उसको फंक्शन में रख दो फाई। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, u इक्वल टू हमें क्या मिला 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स, और v इक्वल टू हमें क्या मिला z माइनस एन एक्स वाई अपॉन वाई माइनस बाई एक्स। तो फाई के अंदर क्या आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स, z माइनस एन एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ठीक है। हो सकता है किसी का आंसर जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेन सॉल्यूशन ही सही होना चाहिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, हल कीजिए p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो लैग्रांज का सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कहते हैं, बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए लैग्रांज का सहायक समीकरण, p के मल्टीपल में क्या है 1 है, तो डी एक्स अपॉन एक्स, q के मल्टीपल में 1 है तो डी वाई अपॉन वाई, और z के मल्टीपल में मतलब r इक्वल टू क्या है x प्लस वाई प्लस जेड है, इसलिए डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू सी वन। कैसे होगा, प्रथम दो सदस्यों को लेने पर dx इक्वल टू dy मिल जाएगा, क्योंकि दोनों डिवाइड में 1 है, इंटीग्रेशन कर दो तो x इक्वल टू y मिल जाएगा प्लस c1, पक्षांतर कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू c1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में c1 की वैल्यू। हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, x इक्वल टू c1 प्लस वाई है, यहाँ पे हमने x इक्वल टू c1 प्लस वाई ले लिया, और x माइनस वाई इक्वल टू c1 तो आ चुका है, हमें c2 निकालना है। अब ये जो x की वैल्यू है हम उसको इस dz में पुट कर देते हैं, और इन दो अंतिम दो सदस्यों को लेने पर क्या हो जाएगा, अंतिम दो भिन्नों को लेने पर और समीकरण 2 का प्रयोग करके हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो x है उसको हम लिख लेते हैं c1 प्लस वाई, यहाँ पे आ गया x की जगह पे c1 प्लस वाई, और साथ में और प्लस वाई है तो 2y हो जाएगा, तो c1 प्लस 2y प्लस जेड dy इक्वल टू dz अपॉन c1 प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू dz अपॉन dy इक्वल टू c1 प्लस 2y प्लस जेड। यहाँ पे हम इसको एक रैखिक समीकरण बना लेते हैं जिसको हमने पिछले में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dz अपॉन dy माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू c1 प्लस 2y। ये किस प्रकार का फॉर्म हमने कैसे पढ़ा था, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसके लिए हम if निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकालते थे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, बस उसी का यूज करना है। उसका सॉल्यूशन के लिए y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, इस प्रकार मल्टीप्लाई करके प्लस कांस्टेंट लेते थे, ठीक है। तो इसी का हमें यूज करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, आई एफ कैसे निकलता था, ई टू द पावर पी डी एक्स से, इंटीग्रेशन पी डी एक्स से निकलता था, ठीक है। तो देखिए ये एक रैखिक समीकरण है, dz अपॉन dy में है, हमने क्या किया था dy अपॉन dx किया था, यहाँ पे dz अपॉन dy है, तो जो कि z में रैखिक है। अब देखिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो dy है उस y के हम वेरिएबल लेंगे, उससे हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x से इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पे हम y से इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि डिवाइड में y है। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स आता है, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, z के मल्टीपल में क्या है 1 है, -1 है, तो p की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे p की जगह पे आ गया -1 आ गया, और -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -y मिल जाएगा। तो आई एफ हमें क्या मिल गया, e टू द पावर -y, आई एफ इक्वल टू e टू द पावर -y। यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका हल जो है, इसका जो सॉल्यूशन मिलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ अगर इस प्रकार है dy अपॉन डी एक्स है प्लस p y इक्वल टू q है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, आई एफ इंटू y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू प्लस कांस्टेंट C2 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे C2 को ले लिया गया है। अब देखो आई एफ क्या है, यहाँ पे आई एफ जो निकाले हैं वो है e टू द पावर -y, तो यहाँ पे क्या आ गया e टू द पावर -y हो गया, ठीक है। यहाँ पे y था लेकिन यहाँ पे क्या है z है, इसलिए हमने क्या रख दिया, यहाँ पे z रख दिया, z इंटू e टू द पावर -y इक्वल टू
आई एफ इंटू क्यू, आई एफ की वैल्यू कितनी है e टू द पावर माइनस वाई है, और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू जो राइट साइड की वैल्यू वो पूरा की पूरा क्यू है, तो c1 प्लस 2y, ठीक है, क्यू की वैल्यू c1 प्लस 2y, तो यहाँ पे c1 प्लस 2y आ गया, और उसके बाद में कांस्टेंट c2, यहाँ पे dy रख देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, पहले e टू द पावर माइनस वाई को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया गया है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करने पर e टू द पावर माइनस वाई का माइनस वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करें तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और 2y को डिफरेंशिएट करने पर सिर्फ y मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिल गया y। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का ये, और इसको इंटीग्रेशन करने पर माइनस e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा dy, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2। तो -2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो -2 को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, -2, और e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन करने पर e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस वाई फिर से आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके +2 में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, +2 e टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ पे माइनस रहता है, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके इसको और माइनस बना देगा, तो -2 टू द पावर माइनस वाई। आप इतना खंडशः समाकलन तो कर ही सकते हैं, देखिए यहाँ पे वही काम हुआ है, बस खंडशः समाकलन हुआ है, खंडशः समाकलन कहने पर, श्रृंखला नियम लेने पर। अब देखो यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्म तो मिल गया, अब इसको जो है पूरे वैल्यू को पक्षांतर कहते हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन C1 की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी, पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो C1 इक्वल टू क्या है, C1 इक्वल टू है x माइनस वाई है, उस वैल्यू को वहां पे रख देते हैं, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई करेंगे तो ये 2y माइनस वाई से सिर्फ एक y बचेगा, ठीक है, एक y बच जाएगा, और यहाँ माइनस में है तो उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे z e टू द पावर माइनस वाई है, राइट साइड में e टू द पावर माइनस वाई है, तो यहाँ माइनस वाई पक्षांतर करेंगे इस वैल्यू को तो प्लस में हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस वाई का दोनों से बाहर निकाल देंगे, e टू द पावर माइनस वाई को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे बचा z, यहाँ पे आ गया z, इसमें बचेगा, देखिए x बचेगा तो x को लिख दिए, फिर 2y माइनस वाई करेंगे सिर्फ y बचेगा तो y लिख दिए, और क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है, तो 2 को लिख दिए, इक्वल टू C2। ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन ऑफ x, y एंड z, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमें क्या मिला, x माइनस वाई मिला था, और सेकंड हमें e टू द पावर माइनस वाई z प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए आगे हल कीजिए, y प्लस z p इज इक्वल टू प्लस z प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, और एक क्वेश्चन आता है चारपीट मेथड से, ठीक है, दोनों यहाँ से और चारपीट मेथड से दोनों जगह से फिक्स हो, चारपीट मेथड से, जिसको हम पढ़ेंगे एक दो लेक्चर के बाद में। देखिए इसमें सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, सहायक समीकरण हो जाएगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो dx अपॉन P, P की जगह पे y प्लस जेड, dy अपॉन z प्लस एक्स, dz अपॉन x प्लस वाई। हम अगर सभी को ऐड कर देते हैं तब क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे को पहले ऐड कर दिया, dx प्लस dy प्लस dz, जब सबको ऐड किए तो नीचे की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, तो देखिए y 2 टाइम्स है, y प्लस वाई 2y हो गया, z भी 2 टाइम है तो z प्लस जेड 2z हो गया, और x भी है, ठीक है, तो 2x हो गया, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या किया गया है, dx माइनस dy किया गया है, तो इन दोनों को माइनस करें, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे z और z कट जाएगा, सिर्फ y माइनस x बचेगा, और हम जब माइनस को बाहर निकाल देंगे तो x माइनस y आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस y आ गया, माइनस में dx माइनस dy इक्वल टू dx माइनस dy अपॉन x माइनस y इक्वल टू, यहाँ पे भी dy माइनस dz, मतलब इन दोनों को माइनस कर दिए, dy माइनस dz इक्वल टू x, और x कैंसिल हो जाएगा, z माइनस y बचेगा, लेकिन जब माइनस को बाहर निकाल देंगे तो y माइनस z हो जाएगा वो, ठीक है, इसलिए dy माइनस dz अपॉन माइनस में y माइनस z,
अब देखिए, अब इसमें क्या किया गया है, इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ, ठीक है। प्रथम दो सदस्यों को लेने पर इन दोनों को ले लेते हैं हम, तब क्या हो जाएगा, dx प्लस dy प्लस dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। इस 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हम पक्षांतर कर देते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये जो माइनस में था, ये जो माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। लेफ्ट साइड आएंगे तो देखो dx प्लस dy प्लस dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इंटू dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई। हम इसमें log ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं या फिर इसको इस एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस वाई। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या मिलेगा हम लोग को, 1 बाई ये इस प्रकार, जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता था हमारे पास में dx है अपॉन x है, इसका इंटीग्रेशन log x आता था। लेकिन यहाँ पे x जगह पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड पूरा वैल्यू है, और वैसे ही यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड पूरा का पूरा वैल्यू है। तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे log x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो log x माइनस वाई मिल जाएगा इक्वल टू log c। हम ये जो log के सामने जो वैल्यू रहता है और log के अंदर वैल्यू रहता है, तो log के अंदर जो वैल्यू रहती है उसके अंदर सामने की जो वैल्यू है उसको हम पावर में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो log की पावर में यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और ये 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और log यहाँ पे भी है, दोनों जो है जब प्लस होता है log x प्लस log y होता है तो क्या मिलता है हम लोग को log x इंटू वाई मिल जाता है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे log x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू log c1। log दोनों साइड से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू c1। ये आ गया। पुनः अंतिम दो सदस्यों को लेने पर क्या हो जाएगा, dy माइनस dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई। देखो यहाँ पे जब इन दोनों सदस्यों को लेंगे, ये जो माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू dz अपॉन y माइनस जेड। इसका भी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, log x माइनस वाई इक्वल टू log y माइनस जेड प्लस log c2 मिल जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा और log की वजह से वो डिवाइड में चले जाएगा, मतलब log x माइनस वाई अपॉन log y माइनस जेड आ जाएगा इक्वल टू log c2 आ जाएगा, ठीक है। log कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड इक्वल टू c2। क्या आ गया हमारे पास में, दो कांस्टेंट वैल्यू। तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड एक कांस्टेंट हो गया, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। और यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर इसको दो फंक्शन के रूप में लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस व्यापक हल हो जाएगा। देखो हल कीजिए, p प्लस 3 के इक्वल टू 5 प्लस 10 y माइनस 3z, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करना है। यहाँ पे साइन क्या मल्टीपल में 1 है, क्योंकि मल्टीपल में 3 है, और r इक्वल टू क्या है 5 प्लस 10 y माइनस 3z है, ठीक है। तो dx अपॉन 1 हो जाएगा, dy अपॉन 3 हो जाएगा और dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3z हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब लेते हैं, प्रथम दो सदस्यों को लेने पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 3। इंटीग्रेशन कर दो तो x इक्वल टू y डिवाइड बाई 3, या फिर इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इंटीग्रेशन करने पर c मिल जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू y प्लस c1, y के पक्षांतर कर दो 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको a मान लिया गया है इसमें c1, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो माइनस से तो y माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। y माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू माइनस c1, इसको माइनस c1 को हम मान लेते हैं a, तो a इक्वल टू हमें a इक्वल टू y माइनस 3x मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो a इक्वल टू y माइनस 3x मिल गया, यहां से पक्षांतर करें तो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू y माइनस 3x। इसका यूज करेंगे अभी। देखो अब हम लेते हैं प्रथम और तृतीय पदों को लेने पर, इसको और इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे x है, ठीक है, इसलिए हम प्रथम तृतीय पदों को ले लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हमारे पास a इक्वल टू क्या मिल गया, y माइनस 3x मिल गया, ठीक है।
अब प्रथम और द्वितीय पद को लेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन 1 और dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x, और y माइनस 3x की वैल्यू किसके इक्वल है, एक इक्वल है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब देखिए जब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बाई यहाँ पे x मिल जाएगा और राइट साइड में इसका z नीचे है, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, log 5z प्लस 10a, और इस पूरे वैल्यू को डिफरेंशिएट भी करेंगे, डिवाइड करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5z है तो z तो 1 हो जाएगा तो मिल गया 5, और 10a की वैल्यू 0, तो सिर्फ 5 मिलेगा डिवाइड में। और यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेफ्ट साइड मान लेते हैं उसको, x के पहले एक कांस्टेंट लेते हैं c, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमने लेफ्ट साइड ले लिया। अब इसको इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 5c प्लस 5x इज इक्वल टू log 5z प्लस 10a, ठीक है। अब यहाँ पे e टू द पावर दोनों साइड ले लेते हैं तो e टू द पावर 5c इंटू e टू द पावर 5x हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर जो है 8 हो जाते हैं। यहाँ पे 5c प्लस 5x होता है e के पावर में, हमने इसको अलग अलग कर लिया तो यहाँ पे इंटू लग जाएगा, e टू द पावर 5x आ जाएगा, इक्वल टू लॉग हट जाएगा, यहाँ से e लगा दें तो 5z प्लस 10, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है y माइनस 3x के इक्वल, तो y माइनस 3x आ जाएगा यहाँ पे। अब e टू द पावर 5c को छोड़ के e टू द पावर 5x उसको राइट साइड ले जाते हैं, यहाँ पे पावर माइनस नहीं था प्लस था, और यहाँ पे इसको जब राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर 5x, इसको जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है, e टू द पावर 5x था, यहाँ पे न्यूमरेटर में लाएंगे तो e टू द पावर माइनस 5x, 5z प्लस 10 y माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है, 10 y माइनस 3x ये आ जाएगा। और इस c को हम मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है, इसको b सपोज कर लेते हैं, तो b इक्वल टू हमें क्या मिल गया, a इक्वल टू हमें मिल गया था a इक्वल टू y माइनस 3x, और b इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, e टू द पावर माइनस 5x इंटू 5z प्लस 10 y माइनस 3x, वही यहाँ पे आया होगा। देखो वैसे लास्ट में इसका आंसर भी नहीं लिखा है, अभी तक छोड़ दिया है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 5x इंटू 5z प्लस 10 y माइनस 3x, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से। तो देखिए आगे, तो यहाँ पे हमने रख दिया फाई ऑफ a b इक्वल टू 0, तो a की जगह पे y माइनस 3x और b इक्वल टू e टू द पावर माइनस 5x 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल टू 0। देखिए आगे, हल कीजिए mz माइनस ny p इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, इक्वल नहीं होना, प्लस nx माइनस lz q इज इक्वल टू ly माइनस mx ये है, तो p q r लैग्रांज का ऑक्सिलरी इक्वेशन देख लेते हैं क्या है, सहायक समीकरण निम्न है, dx अपॉन mz माइनस ny इक्वल टू dy अपॉन nx माइनस lz इक्वल टू dz अपॉन ly माइनस mx। अब देखो यहाँ पे अगर देखो mz यहाँ पे है और कहीं पे m है क्या, यहाँ पे m है, ठीक है, अगर इसमें x का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे z का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये और ये जो टर्म है वो कट जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में x जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे भी x आ गया और यहाँ पे भी z आ गया, ठीक है। अब देखो ly और z है इसमें, देखो ly किस में है, l और z किस में है, l और z इसमें है, इसमें किसकी जरूरत है, y की जरूरत है, यहाँ पे y का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे y का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो nx y l z y, तो देखो अब पूरे को ऐड कर देते हैं, x dx y dy z dz, ठीक है, तो x dx y dy z dz पूरे को ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देते हैं, तो x mz यहाँ पे है और x mz यहाँ पे, दोनों कट गए, x ny ये माइनस में है और nxy ये प्लस में कट गया, lzy माइनस में lzy प्लस में, दोनों कट गए, तो क्या बचा, x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन 0 बचा, डिनोमिनेटर की वैल्यू पूरी 0 हो चुकी है।
तो उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। जब 0 के इक्वल रखते हैं तो पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। पूरे इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हट जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 सबसे कट जाएगा और यहाँ पे 2c आ जाएगा और 2c को हम मान लेते हैं c1। इसलिए हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू c1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स डी एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई से मल्टीप्लाई किया, इसमें एक्स से, इसमें वाई से, इसमें जेड से। अब देखो यहाँ पे एन वाई है, ठीक है, एन वाई है और कहीं पे एन वाई या फिर एन कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे एन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एन वाई है और यहाँ पे भी एन दिख रहा है। तो इसमें अगर वाई का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा एक मिनट, एक्स और वाई का तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हमें कुछ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एम जेड है यहाँ पे जेड है और यहाँ पे भी जेड है, लेकिन यहाँ पे एल है और यहाँ पे एम है। ठीक है, तो अगर इसमें एल का मल्टीप्लीकेशन और इसमें एम का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, एल एम जेड दोनों हो जाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएंगे दोनों। तो इसमें एल का मल्टीप्लीकेशन एल का डिवाइड कर देते हैं, इसमें एल का मल्टीप्लीकेशन, इसमें m का मल्टीप्लिकेशन m का डिवाइड, इसमें lm तो हो चुका है, n का मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखो mxn और कहां पे है, यहाँ पे mxn दोनों कट गया, mlz और mlz कट गया, nyl और nyl कट गया, तो क्या बचा, पूरा का पूरा डिवाइड में 0 बचा। तो यहाँ पे क्या मिला, ldx, ठीक है, ldx प्लस mdy प्लस ndz, ldx प्लस mdy प्लस ndz किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इसका इंटीग्रेशन करने पर l तो कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिल जाएगा m इंटू वाई n इंटू जेड, तो lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू c2 और c1 हमें क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, c2 इक्वल टू lx प्लस my प्लस nz। दोनों को फाई के अंदर लेने पर मतलब फाई u v करेंगे या फिर फाई c1 c2 रखेंगे, c1 c2 रखते हैं इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ पे वही वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको रख दिया गया है तो lx प्लस my प्लस nz कॉमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा अभिष्ट व्यापक हल है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो के अपडेट जो है आपको टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।